नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्कैरी कॉर्नर के इस नए एपिसोड में मैं आपका अपने परिवार का दिल से स्वागत करता हूं। कहते हैं कि इंसान का घमंड ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है और जब यह घमंड वासना के साथ मिल जाए तो विनाश निश्चित है। यह कहानी रोहन नाम के एक ऐसे युवक की है जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और ताकत। एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा रोहन खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता था, लेकिन उसकी शख्सियत का एक काला पहलू भी था। उसके लिए औरतें और लड़कियां इंसान नहीं बल्कि केवल मन बहलाने का खिलौना थीं। वह अपनी दौलत की चमक से उन्हें आकर्षित करता और फिर इस्तेमाल करके छोड़ देता। उसे लगता था कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है और वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उस रात जिस रास्ते पर उसकी गाड़ी मुड़ी थी वह रास्ता उसकी अपनी ही कब्र की ओर जा रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। शहर की चकाचौंध से दूर हाईवे पर एक काली लग्जरी कार हवा से बातें कर रही थी। कार के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था और स्टीयरिंग पर रोहन के हाथ बड़ी लापरवाही से जमे हुए थे। वह एक हाई प्रोफाइल पार्टी से लौट रहा था, नशे में हल्का सा धुत और अपने अहंकार में पूरी तरह चूर। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति पर पड़ी। हेडलाइट की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। रोहन ने तुरंत ब्रेक लगाया। टायरों की चीख के साथ कार रुकी। रोहन ने शीशे से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। लंबी कदकाठी, खुला हुआ बाल और चेहरे पर एक अजीब सी कशिश। रोहन ने शीशा नीचे किया और अपने चेहरे पर एक झूठी शराफत का नकाब ओढ़ लिया। हेलो, इतनी रात को यहाँ अकेले? सब ठीक तो है? उसने अपनी आवाज को भारी और प्रभावशाली बनाते हुए पूछा। लड़की ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, जी मेरा नाम रोशनी है। मेरी आखिरी बस छूट गई है और यहाँ आसपास कोई सवारी भी नहीं मिल रही। मेरा घर कुछ ही दूरी पर है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? रोहन के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। शिकार खुद चलकर जाल में आ रहा है, उसने मन ही मन सोचा। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रोशनी पिछली सीट पर नहीं बल्कि आगे रोहन के बगल वाली सीट पर बैठ गई। कार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी। रोहन बार बार कनखियों से रोशनी को देख रहा था। उसकी खूबसूरती ने रोहन के दिमाग में गंदे विचारों का तूफान खड़ा कर दिया था। उसने बात शुरू करने के लिए रोशनी के हाथ में पकड़े एक पॉलीथिन पैकेट की ओर इशारा किया। वैसे रोशनी जी, इतनी रात को इस पैकेट में क्या ले जा रही हैं आप? रोशनी ने पैकेट को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और मासूमियत से बोली, इसमें मेरे छोटे भाई के लिए खाना है। दरअसल घर पर सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई ही रहते हैं, माँ पापा नहीं हैं। उसे भूख लगी होगी इसलिए उसके लिए कुछ लेकर जा रही थी। जैसे ही रोहन ने सुना कि घर पर सिर्फ वह और उसका छोटा भाई है, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। घर पर कोई नहीं, बस एक छोटा भाई। आज की रात तो रंगीन हो गई, रोहन ने सोचा। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि आज वह रोशनी को घर छोड़ने के बहाने अंदर जाएगा और अपनी हवस पूरी करेगा। एक छोटा बच्चा उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। कुछ देर बाद रोशनी ने एक सुनसान और कच्चे रास्ते की तरफ इशारा किया। यहाँ से बाएं मोड़ लीजिए, आगे जंगल के पास मेरा घर है। रोहन ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी उस अंधेरे रास्ते पर मोड़ दी। स्ट्रीट लाइट्स पीछे छूट चुकी थीं। अब सिर्फ कार की हेडलाइट्स ही उस घने जंगल के रास्ते को चीर रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि कार के इंजन की आवाज भी डरावनी लग रही थी। करीब 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद
रोशनी ने एक पुरानी विशाल हवेली के सामने गाड़ी रोकने को कहा। वह हवेली बरसों पुरानी लग रही थी। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और उसके चारों तरफ बड़े बड़े सूखे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई पहरेदार हो। हवेली को देखकर रोहन को एक पल के लिए अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन रोशनी की खूबसूरती और एकांत के ख्याल ने उसके डर को दबा दिया। आ गए, रोशनी बोली और उतरने लगी। फिर वह रुकी और रोहन की तरफ मुड़कर मुस्कुराई। आपने मेरी इतनी मदद की, क्या आप ऊपर आकर एक कप चाय नहीं पिएंगे? मेरे भाई से भी मिल लीजिएगा, उसे अच्छा लगेगा। रोहन इसी मौके का इंतजार कर रहा था। क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ वह झट से कार से उतरा और कार लॉक करके रोशनी के पीछे चल दिया। जैसे ही वे हवेली के भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, रोहन को एक अजीब सी बासी और सीलन भरी बदबू का एहसास हुआ। अंदर गहरा अंधेरा था, एक भी लाइट नहीं जल रही थी। इतना अंधेरा क्यों है रोशनी? रोहन ने अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश की। प्लीज लाइट मत जलाइएगा, रोशनी ने जल्दी से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। मेरे भाई को रोशनी से बहुत तकलीफ होती है। उसकी आंखों में एक बीमारी है। हम घर में अंधेरा ही रखते हैं। रोहन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि अंधेरा तो उसके इरादों के लिए और भी अच्छा है। ठीक है, जैसा तुम कहो, वह बोला। रोशनी उसका हाथ पकड़कर उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगी। रोशनी का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, जिसने रोहन की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ा दी। लेकिन उसकी हवस ने उसे अंधा कर रखा था। वह सोच रहा था कि बस कुछ ही पलों में वह इस लड़की के साथ वह सब करेगा जो वह चाहता है। वे एक बड़े कमरे के सामने रुके। रोशनी ने दरवाजा खोला। अंदर और भी गहरा सन्नाटा था। कमरे के कोने में एक बेड पर मोमबत्ती की बहुत ही मध्यम रोशनी में एक आकृति बैठी थी। रोहन ने ध्यान से देखा। वह रोशनी का छोटा भाई था। वह दिखने में किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। उसकी त्वचा एकदम सफेद जैसे कागज हो और सिर पर एक भी बाल नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे में भी अजीब तरीके से चमक रही थीं। वह बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे कोई पुतला हो। भैया देखो कौन आया है, रोशनी ने कहा। रोहन ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए एक कुर्सी खींची जो बेड के पास ही थी और उस पर बैठ गया। हेलो दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? रोहन ने भाई से पूछा। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपलक रोहन को घूरे जा रहा था। माहौल को हल्का करने के लिए रोहन ने रोशनी की तरफ देखा। तुम्हारे भाई की बीमारी काफी गंभीर लगती है। यह दिन में बाहर नहीं निकलता। नहीं, रोशनी अब रोहन के ठीक पीछे खड़ी थी। वह धूप में नहीं जा सकता। उसकी त्वचा जलने लगती है। इसीलिए हम इसी अंधेरी हवेली में रहते हैं, जहां कोई आता जाता नहीं। तभी उस सफेद और गंजे लड़के ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी गहरे कुएं से आती हुई गुर्राहट जैसी थी। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। रोहन को उस आवाज से झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब उसकी बारी थी। उसने सोचा कि यह सही मौका है अपनी बात रखने का। उसने रोशनी की तरफ मुड़कर एक कामुक और कुटिल मुस्कान दी। तुम्हारे भाई को भूख लगी है रोशनी, रोहन ने अपनी जीभ होठों पर फेरते हुए कहा। और सच कहूं तो भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लगी है। कुछ ऐसा इंतजाम करो कि हम दोनों की भूख मिट जाए। उसका इशारा साफ तौर पर रोशनी के शरीर की तरफ था। रोशनी, जो अब तक शांत खड़ी थी, अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं, बल्कि एक रूह कंपा देने वाली खनक थी।
हवेली की दीवारों से टकराकर वह हंसी और भी भयानक हो गई। तुम सही कह रहे हो रोहन, रोशनी ने कहा, भूख तो मिटानी ही पड़ेगी। रोशनी अपने भाई के पास गई और उसकी तरफ देखा। तुम्हारे लिए ही तो मैं खाना लेकर आई हूँ, उसने अपने भाई से कहा और फिर रोहन की तरफ उंगली उठाई, और मुझे भी बहुत भूख लगी है। रोहन अभी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही रोशनी ने अपने हाथ में पकड़ा वह खाने का पैकेट खिड़की से बाहर फेंक दिया। पैकेट नीचे खाई में गिर गया। रोहन हक्का बक्का रह गया। ये तुमने क्या किया? खाना फेंक दिया। तभी रोशनी और उसके भाई ने एक साथ रोहन की तरफ देखा। अब उनकी आंखों में इंसानियत नहीं बची थी। उनकी पुतलियां जानवरों की तरह खड़ी हो गई थीं और रंग गहरा लाल हो गया था। रोहन डर के मारे कुर्सी से खड़ा हो गया। ये क्या मजाक है? देखते ही देखते रोशनी का चेहरा बदलने लगा। उसका जबड़ा एक अजीब आवाज के साथ चौड़ा हो गया। उसके मुंह से 2-2 इंच लंबे नुकीले दांत बाहर निकल आए। उसकी उंगलियां लंबी होने लगीं और नाखूनों की जगह खंजर जैसे तेज पंजे निकल आए। वहीं बेड पर बैठा वह छोटा भाई, जो अब तक बीमार लग रहा था, अचानक बेड पर उछला और जानवरों की तरह झुक गया। उसकी रीढ़ की हड्डी से कड़कड़ की आवाजें आईं। उसका मुंह भी खुल गया और लार टपकने लगी। वह अब कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक छोटा शैतान लग रहा था। रोहन का नशा, उसका घमंड और उसकी हवस सब एक ही पल में हवा हो गए। उसके हलक से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसके पैर कांपने लगे। उसे समझ आ गया था कि वह किसी लड़की के घर नहीं, बल्कि मौत की गुफा में आ गया है। तुम्हें क्या लगा रोहन? रोशनी की आवाज अब भारी और गूंजने वाली थी कि तुम शिकारी हो। नहीं, तुम शिकार हो। मुझे जाने दो। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें जो चाहे दे दूंगा। रोहन गिड़गिड़ाया, पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पैसा? छोटा भाई गुर्राया, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें ताजा मांस चाहिए। रोहन चीखने ही वाला था कि रोशनी ने बिजली की रफ्तार से झपट्टा मारा। उसके नुकीले पंजे रोहन के कंधे में गड़ गए। रोहन दर्द से बिलबिला उठा और जमीन पर गिर पड़ा। खून का फव्वारा फूट पड़ा। आहा, छोड़ दो मुझे, रोहन चिल्लाया। तुमने कहा था न कि तुम्हें भी भूख लगी है। रोशनी उसके ऊपर झुक गई। उसके दांत रोहन के चेहरे के इंच भर दूर थे। आज तुम्हारी भी भूख मिटेगी, मौत के साथ। रोहन ने उठने की कोशिश की, लेकिन छोटे भाई ने उसके पैरों को जकड़ लिया और अपने दांत उसकी पिंडलियों में गाड़ दिए। रोहन की चीख से पूरी हवेली गूंज उठी, लेकिन सुनने वाला वहां कोई नहीं था। रोहन ने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को नाचते देखा। जिन लड़कियों को वह खिलौना समझता था, आज वही स्त्री एक भयानक रूप लेकर उसे नोच रही थी। रोशनी और उसका भाई पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। वे उसे किसी जानवर की तरह रोहन को नोच-नोच कर खा रहे थे। रोहन की चीखें धीरे धीरे सिसकियों में बदलीं और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। अगली सुबह पुलिस को हाईवे के किनारे रोहन की लावारिस कार मिली, लेकिन रोहन का कोई पता नहीं चला। जंगल के उस हिस्से में कोई हवेली नहीं थी, बस एक पुराना खंडहर था जहां बरसों से कोई नहीं गया था। लोग कहते हैं कि वह डायन का खंडहर है, जहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। रोहन का घमंड और उसकी हवस उस रात उस अंधेरे कमरे में ही दफन होकर रह गई, जहां अब सिर्फ हड्डियों के कुछ टुकड़े और सूखे खून के निशान बचे थे। रोशनी और उसका छोटा भाई असल में पिशाच या नरभक्षी आत्माएं थे, जो सदियों से उस खंडहर में भटक रहे थे। रोशनी एक छलावा थी।
पिशाच योनि में यह ताकत होती है कि वे शिकार को फंसाने के लिए एक बेहद खूबसूरत रूप धारण कर सकते हैं। रोशनी का सुंदर रूप केवल एक भ्रम था ताकि वह रोहन जैसे लोगों को आकर्षित कर सके, और वह छोटा भाई असल में एक बेताल या कच्चा कलुआ का रूप था जो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार का इंतजार कर रहा था। उसकी सफेद त्वचा और बिना बालों वाला सर यह दर्शाता है कि वह एक मृत शरीर था जिसमें एक बुरी शक्ति वास कर रही थी। यह इन शक्तियों का एक नियम होता है, वे अक्सर उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिनके मन में पाप या मैल होता है। रोशनी ने सड़क पर लिफ्ट मांगी, यह रोहन का टेस्ट था। अगर रोहन शराफत से उसे घर छोड़ देता और चला जाता तो शायद वह बच सकता था, लेकिन रोहन के मन में हवस थी। वह रोशनी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। बुरी शक्तियां इंसान की नकारात्मक ऊर्जा या पाप की गंध को सूंघ लेती हैं। रोहन का अहंकार और उसकी कामुकता ने ही उसे उस मौत के जाल के अंदर खींच लिया। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर कभी भी आपको किसी भी बहन की मदद करने का मौका मिले तो उसे जिम्मेदारी समझकर और उस महिला को अपनी बहन समझकर उनकी मदद करे, क्योंकि याद रखे, कर्मा कभी माफ नहीं करता। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सभी लॉयल स्कैरी कॉर्नर फैमिली मेंबर्स का, जो अपना कीमती समय निकालकर मेरी कहानियाँ सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। गणपति बाप्पा मोरया।